नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे गर्भावस्था और गर्भावस्था की जटिलता से जुड़े हुए प्रश्न जो बुक के में MCQ दिए गए हैं, उनका रिवीजन आप करने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा ताकि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, तो टॉपिक को पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे से पढ़िएगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आपका पहला प्रश्न है कि स्त्री में कौन सा जीन संघटक पाया जाता है? XX, XY, X या Y? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना होगा और इसका सही उत्तर है आपका XX। स्त्रियों में XS लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। निषेचन के दौरान पुरुष XY और स्त्री XS के गुणसूत्रों के मिलने से बालक या बालिका का जन्म होता है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक या बालक का जन्म होता है? तो स्त्री का X और पुरुष का X, स्त्री का X और पुरुष का Y, स्त्री का Y और पुरुष का X, स्त्री का Y और पुरुष का Y। तो मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है यह आपको बताना था और इसका सही उत्तर है आपका B। स्त्री का X और पुरुष का जब Y मिलता है तो बालक का जन्म होता है। अगला प्रश्न है आपका कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने समय तक सुरक्षित रखते हैं? 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए या 72 घंटे के लिए? बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, 72 घंटे के लिए। तो मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात जो शुक्राणु होता है वो निषेचन क्षमता यानी कि जो उसकी शक्ति होती है वो 72 घंटे तक बनी रहती है। अगर 72 घंटे में उसका संपर्क किसी अंडाणु से हो जाता है तो निषेचन होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निषेचन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? गर्भाशय में, डिंब वाहिनी नली में, अंडाशय में या योनि मार्ग में? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है और चौथे का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डिंब वाहिनी नली में। तो मनुष्य में निषेचन की क्रिया डिंब वाहिनी नली में संपन्न होती है, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जहां पर नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के निषेचन द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य में सामान्य गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 150 दिन, 200 दिन, 266 दिन या 300 दिन? तो सामान्य गर्भकाल की बात कही गई है जो 38 सप्ताह का होता है। औसत गर्भकाल जो 266 दिन होता है लगभग। क्लियर है आपको? वैसे 280 दिनों का गर्भकाल माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मानव भ्रूण का हृदय कितने दिनों में स्पंदन करने लगता है? इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, अपने परिवर्तन के 28 दिनों में। तो मानव भ्रूण परिवर्धन होगा, यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्धन होगा। क्या? परिवर्धन होगा। ठीक है, जो ऊपर परिवर्धन लिखा है वही यहाँ पर होगा। तो मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट के 28 दिनों में स्पंदन करने लगता है। भ्रूणीय विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन में रक्षा करती है? अपरा पोशिका यानी कि एलेंटाइस, जरायु यानी कि कोरायन, उल्ब यानी कि एमनियन या पीतक कोश? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, उल्ब या एमनियन। तो उल्ब या एमनियन में उल्बी तरल एमनियोनिटिक फ्लूइड भरा रहता है जो कि भ्रूण को नम बनाए रखने, बाहरी दबाव तथा धक्कों आदि से इसकी सुरक्षा रखने का कार्य करता है। यहां पर नम होगा, नभ नहीं होगा। ठीक है, नम होगा। अगला प्रश्न है आपका कि एमनियोसेंटोसिस किसके परीक्षण का एक तरीका है? और सही उत्तर है आपका सी, भ्रूण के लिंग के परीक्षण का। तो एनिमियोसेंटेसिस गर्भवती महिलाओं में किया जाने वाला एक प्रसवपूर्ण परीक्षण है जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों जैसे डाउन सिंड्रोम और गुणसूत्र विषमता आदि का परीक्षण किया जाता है। इसके माध्यम से भ्रूण का लिंग परीक्षण भी लिया जा सकता है, लेकिन यह कानूनी रूप से अभी वर्तमान में अपराध है।
अगला प्रश्न है आपका कि संभाव्य गर्भपात अवस्था कितनी अवधि की होती है? तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 24 से 28 सप्ताह की होती है संभाव्य गर्भपात अवस्था। अगला प्रश्न है आपका कि आदतन गर्भपात का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर है आपका सी, प्रोजेस्टेरॉन की कमी। आदतन गर्भपात का मुख्य कारण प्रोजेस्टेरॉन की कमी है। इसमें गर्भाशय के मध्य की ओर पाई जाने वाली आंतरिक संवरणी कभी कभी ढीली हो जाती है, जिससे भ्रूण रुकता नहीं है और फिसलकर ग्रीवा तक आ जाता है। इसमें प्रसव पीड़ा नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका कि गर्भपात कितने प्रकार का होता है? तो सही उत्तर है आपका डी, 9 प्रकार का होता है। तो गर्भपात 9 प्रकार का होता है, जिसमें निम्नलिखित नामों से जाना जाता है: संभाव्य गर्भपात, अनिवार्य गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, अप्राप्त या लुप्त गर्भपात, प्रेरित गर्भपात, सेप्टिक गर्भपात, आदतन गर्भपात और चिकित्सीय गर्भपात। अगला प्रश्न है आपका कि गर्भकालीन विषाक्तता कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। एक तीव्र विषाक्तता होती है और दूसरा होता है दीर्घावधि विषाक्तता। अगला प्रश्न है आपका कि गर्भकालीन तीव्र विषाक्तता गर्भावस्था की किस अवधि में प्रकट होती है? इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, 24वें सप्ताह में प्रकट होती है। तो गर्भकालीन तीव्र विषाक्तता सामान्य गर्भावस्था के 24वें सप्ताह में प्रकट होती है। इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, पहली प्री एक्लेप्सिमा और तथा दूसरी एक्लेम्पसिमा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि प्री एक्लेम्पसिमा लक्षण है अत्यधिक वजन बढ़ना, सूजन बढ़ना, रक्तचाप बढ़ना या मूत्र में प्रोटीन का बढ़ना या अनेक बार लगातार वमन बने रहना। तो इसका सही उत्तर है, सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बच्चे को ईश्वर का अंग मानना चाहिए तो वह आपकी संपत्ति है और ना ही आपका खिलौना है, वह तो आपके पास ईश्वर और मनुष्यता की एक धरोहर है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? श्री राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी या श्री जाकिर हुसैन? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, श्री जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है आपका कि किस तत्व की कमी से गर्भावस्था में महिलाओं को एनीमिया नामक रोग हो जाता है? और सही उत्तर है आपका ये, लौह तत्व। मानव शरीर में लौह तत्व की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। गर्भावस्था में महिलाओं इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। तो महिलाओं में इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है किसकी? लौह तत्व की। सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन 12 मिलीग्राम लौह तत्व की आवश्यकता होती है। इसके प्रमुख स्रोत मांस, अंडे, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं जैसे पालक, बथुआ, इन सब में लौह तत्व की मात्रा काफी अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका कि आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता को प्रस्तावित किया गया है? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 300 कैलोरी। अगला प्रश्न है आपका कि आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता को प्रस्तावित किया गया है? और इसका सही उत्तर है आपका 10 ग्राम। अगला प्रश्न है आपका कि डब्ल्यूएचओ तथा एफएस समूह के विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है? और इसका सही उत्तर है आपका डी, 500 से 600 मिलीग्राम। अगला प्रश्न है आपका कि बच्चे के जन्म के समय उसके यकृत में कौन सी विटामिन उपस्थित रहती है? तो सही उत्तर है आपका ए, विटामिन ए, है ना। अगला प्रश्न है आपका आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त थायमीन की आवश्यकता को प्रस्तावित किया गया है? और सही उत्तर है आपका 0.3 mg। क्लियर आपको? थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, ये सब आपको पता होगा। अगला प्रश्न है आपका कि गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? तो सही उत्तर है आपका एक, गर्भनाल द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता है। इसे गर्भनाल ही भ्रूण को माता से जोड़ने का काम करती है। तो ये आज का ये फर्स्ट पार्ट आपका पूरा हुआ और यहाँ पर जो प्रश्न कराए गए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी को आप अच्छे से देखिएगा। और यहाँ पर आपका थोड़ा और बचा है, टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं उनको पढ़ लीजिए। गर्भावस्था किसी भी स्त्री के जीवन में आने वाली वह अवस्था है जो वह अपने शरीर के माध्यम से एक नए जीवन का सृजन एवं पोषण करती है। स्त्री पुरुष प्रजनन कोशिकाओं के अंडाणु एवं शुक्राणु के परस्पर संयोग से
क्रिया गर्भाधान के समय से आरंभ होकर यह अवस्था सामान्यतः 90 चंद्रमास अथवा 9 कैलेंडर माह अथवा 280 दिन तक चलती है। विशिष्ट परिस्थितियों में यह अवधि कम अथवा अधिक भी हो सकती है। प्रसिद्ध बाल विकास विशेषज्ञ कारमाइकेल के अनुसार गर्भावस्था के समय 9 मास या 10 चंद्रमास, यहाँ पर 10 होगा 90 नहीं होगा, वही मैं सोच रहा था कि 90 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 होगा। ठीक है, 28 दिनों का होता है एक चंद्रमास, उसमें आप 10 का गुणा कर देंगे तो 280 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ध्यान देना चाहिए चीज़ों का, और ये मुझसे छूट गया था। तो 10 चंद्रमास होगा, 90 नहीं होगा। ठीक है, यह लगभग 280 दिन तक चलता है। यद्यपि यह समय बहुत लंबा होता है, किंतु यह समय न्यूनतम 180 दिन एवं अधिकतम 344 दिन तक चलता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि डिंबावस्था या बीजावस्था, जियोटिक स्टेज और पीरियड ऑफ ओवम, जिस दिन शुक्राणु एवं डिंब के संभोग से गर्भ की स्थिति होती है, तब से लेकर दूसरे सप्ताह के अंत तक बीजावस्था होती है। अगला पॉइंट है आपका भ्रूणावस्था यानी कि पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। इस अवस्था में बीज से भ्रूण बन जाता है। भ्रूणावस्था दूसरे सप्ताह से लेकर आगे के 6 सप्ताह तक चलती है। अगला पॉइंट है आपका गर्भस्थ शिशु की अवस्था या गर्भावस्था। तो यह अवस्था दूसरे मास के अंत से लेकर शिशु के जन्म लेने तक रहती है। इस अवस्था का विचलन 18 से 40 सप्ताह तक हो सकता है। इस काल में जीवन के सामान्य विकास की अपेक्षा विकास तथा अभिवृद्धि अत्यधिक तीव्र गति से होती है। क्लियर आपको? अगला जो पॉइंट है आपका वो है प्रसव की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ लेबर। तो प्रसव पीड़ा की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रसव की प्रथम अवस्था विस्फारण अवस्था, स्टेज ऑफ डायलेशन। इसको विस्फारण को आप फैलाव समझ सकते हैं, फैलना जिसको कहते हैं। यह अवस्था प्रसव पीड़ा के प्रारंभ होने से ग्रीवा के संपूर्ण विस्फारण तक बनी रहती है, संपूर्ण फैलाव तक बनी रहती है। तो इसी कारण इस अवस्था को विस्फारण अवस्था, स्टेज ऑफ डायलेशन कहते हैं। इस अवस्था में शिशु सिर नीचे किए हुए गर्भाशय में आता है एवं वह पानी से भरी थैली में तैरता रहता है। प्रत्येक पीड़ा के साथ गर्भाशय की दीवार शिशु को नीचे लाने के लिए दबाव देती है। साथ ही शिशु को बाहर लाने वाली मांसपेशियां भी धीरे धीरे उसे बाहर लाने की तैयारी करती हैं। प्रसव की द्वितीय अवस्था यानी कि निष्कासन की अवस्था, स्टेज ऑफ एक्सपल्सन। तो यह अवस्था योनि के पूर्व विस्फारण यानी कि फैलाव से शिशु के जन्म तक रहती है। इस अवस्था में शिशु मां के गर्भ से बाहर आता है, अतः इस अवस्था में निष्कासन की अवधि प्रथम अवस्था के बाद आती है। अगली जो आपकी अवस्था है वो प्रसव की तृतीय अवस्था है, जिसमें संपूर्ण निष्कासन अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था उस समय तक बनी रहती है जब तक अपरा तथा अन्य झिल्लियों का संपूर्ण निष्कासन नहीं हो जाता है। इसके साथ ही गर्भाशय का आकार एकदम कम हो जाता है तथा एक कड़ी गेंद के समान हो जाता है। 10 से 15 मिनट में ही उपर्युक्त सब पदार्थ बाहर आ जाते हैं। क्लियर है आपको? तो अपरा के बाहर आते ही गर्भाशय के पेशीय तंतु अपरा तक रक्त पहुंचाने वाली रक्त नलिकाओं को दबा देते हैं, जिससे रक्तस्राव अधिक ना हो सके तथा फटे हुए भाग पर फाइब्रिन के जमने की क्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। प्रथम 3-4 दिनों में शिशु के शरीर के तरल पदार्थों का निष्कासन होता है। इस कारण इसका वजन 150 से 300 ग्राम तक कम हो जाता है। 4-5 दिनों बाद वजन बढ़ना आरंभ हो जाता है तथा 10वें दिन तक जन्म के वजन के बराबर हो जाता है। इसके पश्चात प्रति सप्ताह 240 से 420 ग्राम तक शिशु का वजन बढ़ता रहता है। क्लियर आपको? तो ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। जो पहला भाग है, इसका दूसरा भाग आपको अगली क्लास में मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने पूरी फोकस के साथ, एकाग्रता के साथ इस क्लास को अटेंड किया होगा और एक एक चीज़ को समझा होगा। सबसे कठिन टॉपिक होता है आपको ये सब पढ़ा पाना, गर्भावस्था से जटिलता से जुड़ी हुई चीज़ें। एक तो ये अलग चीज़ें हैं और आप चीज़ें को समझ रहे होंगे। तो फोकस बनाकर पढ़ते रहिए और लगातार परिश्रम करते रहिए। परीक्षा तिथि बहुत ही जल्दी आपके सामने होगी, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग भी आ जाएगी। तो निरंतर परिश्रम करिए और आपके परिश्रम का हक आपको मिलेगा। देखिए, बहुत अच्छा मौका है। आप में से कई लोगों ने बीएड किया होगा और आज एक कोर्ट का फैसला आता है कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया है। तो आपके पास अब सिर्फ ये मौका है मुख्य सेविका में अपनी नौकरी पक्की करने का। तो एक स्वर्णिम अवसर है और इसके लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए और फोकस बनाकर पढ़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।
वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।